गुजरात के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालनपुर, मोडासा और दहेगांव में चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता पूरे दमखम से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। गोवा रोजगार मेले को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार हर महीने हजारों युवाओं को दे रही है नौकरी। प्रधानमंत्री ने भाजपा की डबल इंजन की राज्य सरकारों द्वारा ऐसे मेलों के आयोजन पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित दिवस के अवसर पर राष्ट्र को दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के महान सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के पूर्ण सत्र को करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर संविधान पीठ ने की सुनवाई। सरकार ने कोर्ट को सौंपी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल। खसरे के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए दिशा निर्देश। राज्यों से 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके की अतिरिक्त खुराक देने को कहा। WHO ने भी खसरे को दुनिया के लिए बताया खतरा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमसाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ नियुक्त करने का फैसला लिया। इन नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी। चीन के जोंगो में सख्त कोविड लॉकडाउन लागू। आईफोन फैक्ट्री में उग्र प्रदर्शनों के चलते लिया गया फैसला। कल रात से 5 दिनों तक लागू रहेगा लॉकडाउन। 60 लाख से अधिक लोग प्रभावित। फीफा विश्व कप में आज 2 बार की चैंपियन उरुग्वे और 5 बार की चैंपियन ब्राजील करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। वहीं स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल भी उतरेंगी मैदान पर। पुर्तगाल के हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेगी सभी की नजर। और गोवा में चल रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन आज कई फिल्मों की स्क्रीनिंग। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चयनित युवाओं को अवार्ड से किया गया सम्मानित। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। हर सियासी दल ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पालनपुर, मोडासा और दहेगांव में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद बावला में वो जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा रोजगार मेले पर वर्चुअल वीडियो संदेश में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके माता पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में गोवा में भी केंद्र ने विकास के लिए करोड़ों का निवेश किया है, जिसमें राज्य में युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का
लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित दिवस के अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आज इस दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि ये महान अहोम जनरल लाचित बरफुकन का 400वां जन्म दिवस है। पीएम मोदी ने कहा कि लाचित बरफुकन ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि लाचित बरफुकन ने लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर संविधान पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्देश के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आर वेंकटस्वामी ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल कोर्ट को सौंपी। कोर्ट ने नियुक्ति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एक ही दिन फाइल को क्लियरेंस मिलने से लेकर नियुक्ति तक कैसे हो गई। 15 मई से पद खाली था। कोर्ट ने सवाल किया कि सिफारिश से भेजे गए 4 नामों में से सिर्फ एक ही नाम का चयन किस आधार पर हुआ। कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया और आधार पर सवाल उठाए। और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के शुभारंभ से पहले इसकी तैयारियों के संबंध में नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। इसके साथ ही विदेशी दूतावासों के प्रमुख भी इस समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोटे अनाजों में प्रोटीन, फाइबर, लोहा और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के पूर्व समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत इन अनाजों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। मोटे अनाजों के एशिया में कुल उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान भारत का है। के अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन हुआ है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न बास्केट का लगभग 5% है। इसमें 9.62 मिलियन टन का उच्चतम उत्पादन बाजरा का है। इसके बाद 4.23 मिलियन टन के उत्पादन के साथ ज्वार है। रागी एक और महत्वपूर्ण मिलेट है जो 1.70 मिलियन टन उत्पादन का योगदान देता है और अन्य मिलेट्स का उत्पादन 0.37 मिलियन टन है। कम पानी की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन व सूखे में भी जलवायु अनुकूल फसल मिलेट को उगाया जा सकता है। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पोषक अनाज खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोविड ने दुनिया को याद दिलाया है कि महामारी का खाद्य सुरक्षा के साथ बड़ा संबंध है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पादन में कमी और व्यापार में व्यवधान आने की आशंका है, जिसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खाद्य सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिए जाने की बात कही। 3 big challenges which we have experienced and continue to experience. They are, to my mind, the 3 C's: COVID, conflict, and climate. And each one of them, in some way, has actually impacted food security. We had a lockdown in 2020. Probably some of the countries who were most concerned were our immediate neighbors and countries of the Gulf, because countries of the Gulf were importing food from us on a daily basis. And we actually, even in the middle of the lockdown, assured them and delivered on that assurance that we would keep the food supply chain. भारत सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित किया है। इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में समर्थन किया गया था। 70 से अधिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बनाने का संकल्प के पक्ष में मतदान किया। हाल ही में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाजरा वैश्विक कुपोषण और भूख की समस्या को हल कर सकता है। बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और अन्य लाभों के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है। उनके उच्च पोषण मूल्य के कारण बाजरा को पोषक अनाज भी कहा जाता है।
और खसरे के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से संवेदनशील क्षेत्रों में 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके की एक अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने को कहा है। हाल ही में बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में खसरे के मामले सामने आए थे और उसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। बृहन्मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र के कुछ अन्य जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में संक्रमण में तेजी से वृद्धि हुई है और खसरे के वायरस के कारण करीब 10 मौतें हुई हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के प्रधान स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के लिए नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में बुधवार को विशेषज्ञों की बैठक हुई है। भारत ने खसरा और रुबेला के उन्मूलन के लिए दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य रखा है। भारत में खसरा और रुबेला के दोनों खुराक की टीकाकरण की दर 82% है। और अब गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई खबरें। और गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार एक अनूठी पहल की गई है। फिल्म महोत्सव में पहली बार आयोजित 75 क्रिएटिव माइंड्स 5 टीमों में बांटकर 53 घंटों के अंदर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का चैलेंज मिला। इस चैलेंज को कल दोपहर पूरा कर लिया गया। वहीं आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चयनित युवाओं को अवार्ड से नवाजा गया। और वाराणसी में काशी तमिल संगमम सफलतापूर्वक चल रहा है। तमिलनाडु से श्रद्धालुओं के दल लगातार काशी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का तीसरा समूह तमिलनाडु से चलकर कल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचा। काशी विश्वनाथ धाम दर्शन और काशी विश्वनाथ मंदिर में उनके स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए गए। और काशी संगमम में कल सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हुआ। चौथे दिन महोत्सव की शुरुआत संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी के छात्रों ने हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे मधुर गीत के साथ की। इसके उपरांत दूसरी प्रस्तुति में बालिकाओं की टीम द्वारा भगवान शिव विवाह और भागवत शिव एवं पार्वती के रौद्र रूप की लीला का नृत्य नाटिका के तौर पर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की इस प्रस्तुति को तमिलनाडु और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में किया गया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पाकिस्तान से, जहां के अगले आर्मी चीफ आसिम मुनीर होंगे। पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने घोषणा की है कि आसिम मुनीर देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वे अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की दौड़ में शामिल जनरलों में सबसे आगे थे। दिलचस्प है कि उनका लेफ्टिनेंट जनरल का कार्यकाल जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन अब वे अगले आर्मी चीफ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम पहले DG ISI के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से आते हैं। मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स नियुक्त किया है। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है। इस बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया है।
और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां के बावला में पीएम नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आशीर्वाद, आ माताओना आशीर्वाद એ જ આપણી શક્તિ છે, એ જ આપણી પૂંજી છે। અને આજે જ્યારે તમારી વચ્ચે આવ્યો છું, અમારી ચોથી સભા છે આજની। ગયા કેટલાક દિવસથી અલગ અલગ જગ્યાએ જવાનું થાય છે મારું। ગુજરાતના જુદા જુદા ખૂણામાં ગયો છું અને જે વાતાવરણ મેં જોયું છે, ચૂંટણીઓ તો ઘણી લડ્યા, લડાવી, બધું કર્યું, પણ આ વખતે જે મેં વાતાવરણ જોયું છે, આ ચૂંટણી ન નરેન્દ્ર લડે છે ન ભૂપેન્દ્ર લડે છે। આ ચૂંટણી આ મંચ પર બેઠા છે એ નથી લડતા। આ ચૂંટણી આ ગુજરાતની જનતા જનાર્દન લડી રહી છે। આખી ચૂંટણીનો દોર આ જનતા જનાર્દને પોતાના હાથમાં લઈ લીધો છે। જ્યાં ગયો ત્યાં સાથીઓ એક જ વાત, એક જ આવાજ, એક જ ઉત્સાહ, એક જ ઉમંગ। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अमदावादनी निकटनो आखो आ पंथक वर्षों सुधी एनी ओळख एक ठेठ गामडानी ओळख, एनु जीवन एवुं ज रह्युं। परंतु एक एवो दशको आयो गयो कि जेणे आ आखा जिल्लानी शकल सूरत बदली नाखी छे। अने हवे आ जिल्लो खूब तेजीथी शहरीकरण तरफ भरी रह्यो छे, खूब तेजीथी उद्योग धंधानुं केंद्र बनी रह्यो छे अने विकासनी नवी ऊंचाईओने सर करवा माटे आखो अमारो अमदावाद जिल्लो छेक बहुचराजी सुधी चारे तरफ विकसी रह्यो छे। ये तो मने याद छे पहला मारो उपरदळ जेवुं होय तो दिवस में एक बस पड़े। हमारा एक वडील मगन भाई था, तो रात्रे एमना त्यां रोकावुं, बस में निकळ्यो, बीजा दाड़ सांजे बस मळे। ए जिल्लो आजे आ प्रगतिनी नवी ऊंचाई पर पहुंची रह्यो छे भाईओ। अने पूज्य बापू महात्मा गांधी कहता था कि भारतनो आत्मा गामडामां वसे छे, पण अमारा कांग्रेस वाळा गांधीजीने तो बधी ज रीते भूली गया। एमणे तो आ आत्माने ज कचड़ी नाख्यो। गामडाओनी जे उपेक्षा थई, गामडाओ प्रत्ये जे उदासीनता रही, एना कारणे गामडानुं सामर्थ्य जे रीते बहार आववुं जोईए ए आव्युं ज नहीं। दाखला तरीके हमणां आपणे निर्णय कर्यो के मातृभाषामां भणाववानुं, पण जेने डॉक्टर थवुं होय, एंजीनियर थवुं होय, एनुं पण शिक्षण मातृभाषामां थई शके। आम तो निर्णय नानो लागे, परंतु गामडाना जीवनमां, गरीब मध्यम वर्ग परिवारना जीवनमां जेने छोकराओने अंग्रेजीमां भणाववानी संभावना ना होय, एमना माटे डॉक्टर के एंजीनियर बनवानुं हवे सरळ थयुं। एना कारणे गामडाने ताकात आववानी छे। कांग्रेसनी नीतिओना कारणे शहर अने गामडा वच्चे खाई वधती, એટલું જ નહીં, શહેર અને ગામડા વચ્ચે સંઘર્ષ થાય ને એવું કરવામાં એમને મજા આવવા માંડી ભાઈઓ। અને કેવી દશા હતી 20-25 વર્ષ પહેલા, તમે બધાએ અમને સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો, પહેલાની વાત કરું કોંગ્રેસના જમાનાની। આ પંચાયત રાજ માટે ગુજરાતના આટલા બધા વખાણ થાય છે ને, પરંતુ 100 કરોડનું બજેટ હતું।
20-25 વર્ષ પહેલા 100 કરોડનું બજેટ હતું અને આજે એ બજેટ આપણે ઘણું આગળ વધાર્યું ભાઈઓ. 20 વર્ષ પહેલા 24 કલાક વીજળી એનું તો સપનું જ ના જોઈ શકાય. 20 વર્ષ પહેલા ઔદ્યોગિક વિકાસ અહીંયા થઈ શકે, સાણંદ કે બાવળા કે વિરમગામ, ધોળકા કે ધંધુકા, આની કોઈ કલ્પના નહોતું કહી શકતું. ધોલેરાનું તો નામ કોઈ ના લે એવી દશા. અને મારા ભૂપેન્દ્રસિંહભાઈ કહેતા હતા કે સાહેબ અમારો આ ધોલેરાનો આખો પંથક એવો 200 વીઘા જમીનનો માલિક હોય, દીકરી પરણાવી હોય અને કોઈના ત્યાં જાય કે ભાઈ પૈસા જોઈએ છે, એક 200 વીઘો હું તમને ગીરવી મૂકું, થોડા પૈસા આપો, દીકરીને પરણાવી જાય, તો પેલો એમ કે ભાઈ તારે જમીન તારી પાસે રાખ, નથી જોઈતી, તારી આબરૂ પર મને ભરોસો છે, પૈસા લઈ જા, કારણ તારી જમીન મારા કશા કામમાં નથી આવવાની. એવા જમાનો હતો. અને આજે પંથક આખો જમીનોના ભાવ જે ચડ્યા છે, ધોલેરાનો જે વિકાસ, મને યાદ છે આ સાણંદમાં જયારે અમે બધા શરૂઆત હું કરતો હતો ઉદ્યોગ જગતના વિકાસ માટેની, તો કેટલાય લોકો આંદોલનો કરતા હતા, જમીનો જતી રહેશે ને આમ થશે ને તેમ થશે. મેં જોયું સાણંદ વિસ્તારના ખેડૂતો નોટો ગણવાનું મશીન લઈ આવ્યા હતા ઘરમાં. બરાબર ને? નોટો ગણવાનું મશીન અને કોથળામાં ભરીને રિક્ષામાં બેસીને રૂપિયા લઈને જાય. આપણે પૂછે કાકા શું કામત વિચાર્યું છે? અરે કે હવે જવું છે મારે આજે પેલી 4 બંગડી વાળી ગાડી લેવા જવું છે. રિક્ષામાં કોથળામાં રૂપિયાનો ઢગલો લઈ જાય અને ખેડૂતનો દીકરો 4 બંગડી વાળી ગાડી ખરીદીને ઘેર આવે. આ બદલાવ આખા પટ્ટામાં આવ્યો ભાઈઓ. કોંગ્રેસના જમાનામાં 20 વર્ષ પહેલા પાણીનું રાશનિંગ હતું, પાણીનું ભાઈઓ. 20 સાલ પહેલા આખા પંથકમાં અને ગુજરાતમાં સરકારી કાર્ય માટે તાલુકા કાર્યાલય સુધી નાનું કામ હોય તો પણ થાય નહીં, છે ગાંધીનગર સુધી વાટ જોવી પડે એવી દશા હતી. 20 વર્ષ પહેલા તાલુકા સ્તરે સ્કૂલ મળે તો આપણું નસીબ, નહીં તો જિલ્લા મથકની નિશાળ સુધી બાળકોને ભણાવવા મોકલવા પડતા હતા. કોંગ્રેસ સરકારોનો એ ભયાવહ દોર, કઠિન સમય, એ કઠિન સમય, એમાંથી ગુજરાતના ગામડાને બહાર કાઢવું, ગુજરાતને સમૃદ્ધિ તરફ લઈ જવું, ગુજરાતના સ્વાભિમાનને ચેતનવંતું કરવું, એની તરફ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. અને એનું પરિણામે આવ્યું કે આજે ગુજરાતના ગામડાઓમાં વીજળી જેમ શહેરને મળે ને એમ ગામડાને વીજળી મળતી થઈ. શહેરમાં બાથરૂમમાં નળમાં પાણી આવે, ગામડામાં નળમાં પાણી ઘરમાં આવવા માંડ્યા. શહેરના લોકો ગેસના ચૂલે રસોઈ બનાવે, ગામડામાં ગેસના ચૂલે રસોઈ બનાવતા કરી દીધા ભાઈઓ. 20 વર્ષ પહેલા 2.25 લાખ ઘર, હું અહીંની વાત કરું છું, 2.25 લાખ ઘર વીજળી કનેક્શન હતું ભાઈઓ બહેનો. એને અમારે આવીને લગભગ 5 લાખ કરતા વધારે ઘરોમાં પહોંચાડ્યું. 20 વર્ષ પહેલા 20 સબસ્ટેશન અહીંયા હતા. અમે આવ્યા પછી એ 20 સબસ્ટેશન 90 જેટલા વધાર્યા, જેથી કરીને વીજળીની સ્ટેબિલિટી આવે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ગામડાને જીવનમાં સ્થિરતા મળે. શહેરોમાં જે લાભ મળે છે ગામડાને મળે. શહેરમાં જવાનો મોહ એટલા માટે હતો કે સુવિધા નહોતી. જો ગામડામાં સુવિધા આપીએ તો કોઈ ગામડાનું સુખી જીવન છોડીને શહેરના ગલિયારામાં જીવવા પસંદ ન કરે. આ ગામડા સમૃદ્ધ કરવાની દિશામાં આપણે કામ કર્યું.
અને એના કારણે અહીંના જીવનમાં એક બદલાવ આવ્યો. તમે સાબરમતી જુઓ, મહાત્મા ગાંધીએ જ્યાં આગળ સાધના કરી, આઝાદી માટેની તપસ્યા થઈ, એ સાબરમતીની અંદર ગધાડા લોકો બાંધતા તેવી દશા હતી. तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.